जय हिंद। विद्यार्थियों के डिमांड पर आज चैनल पे या क्लास में पहली बार हिंदी व्याकरण का क्लास दिया जा रहा है। वैसे तो हम विद्यार्थियों को मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का ही वीडियो अपलोड करते हैं या पढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन विद्यार्थीगण का मांग था कि हमें हिंदी जो है सो वह भी 100 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें गद्यखंड पदखंड किताब से और व्याकरण से रहते हैं। तो व्याकरण जो है वो तैयारी हम लोग का अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, उसके लिए कुछ क्लास दिया जाए। तो विद्यार्थियों के विशेष मांग पर ही अब अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हिंदी के व्याकरण का 2, 3 या 4 क्लास जो है, जिसमें पूरा व्याकरण जितने परीक्षा में पूछे जाते हैं उस सब से महत्वपूर्ण टॉपिक को और महत्वपूर्ण बात को बतलाया जाएगा, ताकि हिंदी में बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए देखते हैं। जो ऐसे पढ़ने के लिए तो शुरुआत करेंगे भाषा से, लेकिन भाषा पहले जो था सब पूछा जाता था भाषा और बोली में अंतर, इस तरह से पूछा जाता था। लेकिन अभी के जो ट्रेंड है उसमें इस तरह की बात नहीं है। अभी के ट्रेंड में वर्ण और वर्ण के उच्चारण स्थान, संधि, समास, कारक, विशेषण, उसके बाद में शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, इस सब टाइप से जो है सो अभी ऑब्जेक्टिव ही केवल पूछा जा रहा है। सब्जेक्टिव में व्याकरण का क्वेश्चन अब नहीं देखा जा रहा है। पहले रहता था कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखे, भाषा और बोली में अंतर लिखे, संज्ञा के भेदों को उदाहरण लिखे। तो अब इस तरह से नहीं है। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो बोर्ड मॉडल जो आया हुआ है, ये 2-3 साल से देखा जा रहा है कि उसमें ये सब व्याकरण के केवल उदाहरण करें, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा रहा है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि वर्ण कितने हैं, वर्णमाला टोटल कितने हैं, स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन है, संयुक्त वर्ण कौन है, इस तरह से इसमें दिया जा रहा है पढ़ने में। तो आइए उसको हम देखते हैं। इसमें वही चीज़ बताया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है। और आज का क्लास जो चलेगा, इससे हमें अनुभव होता है कि कम से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न परीक्षा में निश्चित ही रहेंगे। और इस आधार पर संस्कृत में भी कुछ रहते हैं, इक्का दुक्का जो है संस्कृत में भी आने की संभावना है, और हिंदी में तो 4-5 रहेंगे ही रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि मतलब आवाज़, जैसे हम बोल रहे हैं ये हमारा ध्वनि निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अ, ह्रस्व उ, क हलंत, ख हलंत, च हलंत, इसमें स्वर निकाला गया हुआ है, प हलंत। ये सब टाइप के जो वर्ण रहेगा, ये सब लिखा हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, अभी टूटबे नहीं करेगा। जैसे अगर यही क होता तो क टूट जाता, क हलंत तब अ, क्योंकि क बोलने में स्वर की सहायता है। तो यह नहीं होगा, केवल और केवल क हलंत वाला होगा, जिससे यहाँ पर लिख दिया है क हलंत वाला। वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों का जो समूह है वह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और इसकी संख्या कितने हैं? 44 है। ये कभी पूछा हुआ है कि वर्णमाला की संख्या है 44, 48, 52, 50। तो वर्णमाला की संख्या कितना है? 44। और किसी व्याकरण की किताब में 46 भी दिया गया रहता है, 48 भी दिया गया रहता है। लेकिन अभी तक जो बोर्ड के द्वारा सही किया गया आंसर है वह 44 ही है, कि वर्णमाला की संख्या कितने हैं? 44 है। अब आगे देखेंगे वर्ण के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखा जाए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लिया जाता है। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। इसकी संख्या 11 है। यानी कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। और इसे बोलने में किसी दूसरे स्वर की या किसी दूसरे का इसमें सहयोग नहीं लिया गया है, ये खुद से बोला जाता है स्वर। व्यंजन वर्ण यानी कि वैसा वर्ण जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है।
तब उसे कौन वर्ण कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें कौन हो जाएगा? कवर्ग, यानी कवर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अंग, इसमें 5 हो जाएंगे। चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ अड़, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसकी संख्या टोटल कितनी है? 33 है। जैसे इसमें 5 हो गया तो 5 पचे तो 25 यही हो गया। 5 10 15 20 25, पाँचों मिला के 25, 3 28 29 30 31 32 और 33। तो इस तरह से व्यंजन की संख्या कितने हो गए? 31। फिर समझ 33 समझेंगे फिर से। स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसे बोलने के लिए दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाता है। उसकी संख्या कितने हैं? 11। और व्यंजन वर्ण जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है और इसकी संख्या कितनी है? 33 है। अब स्वर में भी अब देखिए, इसमें एगो दीर्घ होता है, इसमें ह्रस्व होता है, तो और पुलुत भी होता है। तो पुलुत के चर्चा इसमें नहीं करेंगे, वो मैट्रिक लेवल में अभी तक नहीं देखा गया है उसको। ह्रस्व स्वर यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है, हर्षिकार जिसको बोलते हैं। अगर इस तरह से हो तो हर्षिकार हो गया, दाहिने से हो गया तो दीर्घ इकार हो गया, इसको दीर्घ ई बोलते हैं। इस तरह से होगा तो ह्रस्व उ बोलेंगे, इधर से होगा तो दीर्घ उ बोलेंगे। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये कौन स्वर? ह्रस्व स्वर हो गया। अ से 3 गुना समय, ह्रस्व से 3 गुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आ, ह्रस्व ई का दीर्घ ई, ह्रस्व उ का दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और अ। और ये जो है सो कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर हो गया। तो समझ गया, हर्षिकार बाएं से होता है, दीर्घिकार दाहिने से होता है। अच्छा, अब आगे देखा जाए स्पर्श व्यंजन, जिसको बोलने में कहीं ना कहीं मुंह स्पर्श करता है, उसके अंतर्गत कौन कौन हो जाएगा? कवर्ग क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज झ यहाँ, इस तरह से टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन हो जाएंगे? य र ल व। और उस व्यंजन में कौन कौन हो जाएंगे? तालव्य स, इसको पढ़ते हैं तालव्य स। इसको तालव्य स इसलिए बोला जाता है कि इसको तालु से बोलते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसको जब भी बोलेंगे तो मुंह से जो है ना गर्म हवा निकलेगा। बोल के देखा जाए, स श स हाँ, ऐसे अगर बोलेंगे तो मुंह से जो है ना गर्म हवा निकलेगा। अभी ठंडी का समय है, अगर बोलेंगे बाहर में खुले जगह बोलेंगे तो मुंह से जो है ना भाप निकलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कौन व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड पर न लिख करके, जैसे लिखने में ज़्यादा समय लगता है, बोर्ड पर लिख करके बतला देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखा जाए संयुक्त वर्ण। संयुक्त मतलब इसमें 2 वर्ण आपस में जुड़ करके एक नया वर्ण बनाते हैं। जैसे छ, ये बनते हैं किससे? क और स से। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे अगर मान लेते हैं लिखा जाएगा इस तरह से, तो इसको पढ़ते क्या है? रक्षा। इसमें क छुपा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए क और स है ना, क और स के मेल से बना हुआ है रक छा। रक्षा नहीं पढ़ेंगे, रक छा। इस तरह से अगर हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? परीक्षा। परीक्षा पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा। इसमें क छुपा हुआ है, परीक्षा। उसी तरह से कक्षा, शिक्षा। बहुत ऐसे बड़े जानकार लोग को भी देखा जाता है कि वे लोग शिक्षा को शिक्षा पढ़ते हैं, जबकि शिक्षा नहीं होता है, वह होता है कौन चीज़? शिक्षा। इसमें क जो है छुपा हुआ है, यानी कि क और स के मेल से यह छ बना हुआ है। अगर नहीं पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे तो कैसे होगा? राछा, परीक्षा, काछा, शिक्षा। लेकिन इसमें क्या जो छुपा हुआ है? क, तो रक्षा, परीक्षा, कक्षा, शिक्षा, भिक्षा। इस तरह से दीक्षा। इसमें क्या छुपा हुआ है? क छुपा हुआ है। अच्छा, अब आइए उसके आगे एक और देख लेते हैं। तर, ये बना हुआ किससे? त और र के मेल से बना तर। संयुक्त वर्ण में तर, तर भी है, सर भी है, ज्ञ भी है। यह ज्ञ,
ये भी होता है। तो तरह किससे बना है? त और र के मेल से त हलंत, यानी त में स्वर नहीं रहेगा और उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? र, त्र। जैसे छात्र, ऐसे इसको गलत नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध कैसे पढ़ेंगे? छात्र, त्र, तर नहीं, त्र, छात्र। पत्र, ये ना कि पत्तर, छात्र, पत्तर, ऐसे नहीं, पत्र। पुत्र, पुत्री, इस तरह से त्र पढ़ेंगे। अच्छा, स्र, स और र के मेल से बना, जैसे श्रवण, श्रोता। ज्ञ, यज्ञ, यज्ञशाला, यज्ञ भूमि, इस तरह से ये संयुक्त वर्ण हो गया। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 को जो है सो संयुक्त वर्ण के उदाहरण दिया गया। संयुक्त वर्ण में देखा गया कि 2 वर्ण आपस में क्या हो गए? इसे मेल होकर के एक नया वर्ण बना हुआ है। अब आइए, इस सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन रह सकता है, इससे तो 4-5 रहने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अब डबल दिया जा रहा है। 100 क्वेश्चन देने हैं, जिसमें से व्याकरण के लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, 45, 46, 47 इस तरह से। तो उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा इससे क्वेश्चन रहता है। वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि मुंह में जो हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के कई स्थान हैं, उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है। जैसे कंठ वर्ण, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। इस कंठ से जिसका उच्चारण करेंगे उसको बोलेंगे कौन वर्ण? कंठ वर्ण। जैसे कवर्ग, कवर्ग अगर बोलेंगे क, ख, ग, यहाँ देखेंगे छू करके ये गनगना रहा है यहाँ पर, यानी कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। बोल करके देख लेंगे, इसको रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब भी परीक्षा में बोलेगा इसको बोल लेंगे। जैसे पूछ देगा क का उच्चारण स्थान है, क बोले कहाँ से आ रहा? कंठ से। तो कौन वर्ण? कंठ वर्ण, यानी कि उच्चारण का स्थान क्या हो गया इसमें? कंठ। उच्चारण स्थान इसमें क्या हो गया? कंठ। यहाँ कंठ लिखा हुआ है। तो कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है? कवर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। अ, आ, विसर्ग, विसर्ग यानी कि 2 बिंदु जो होता है जिसको ह कहते हैं, वो वाला हो गया। तो विसर्ग और ह, इस सब का उच्चारण कहाँ से? कंठ वर्ण से, कंठ से। और इसको कौन वर्ण कहा जाता है? कंठ वर्ण भी कहा जाता है। तालव्य से, यानी जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से? तालु से। तालु यानी कि जीभ का ऊपर की ओर सीधे सट जाना, तालु। तो तालु से उच्चारण किसका होता है? चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद में ई, दीर्घ ई, य, श, श, जैसे श्याम, इस तरह से तालु से बोलेंगे उसको। तो तालु से उच्चारण किसका किसका होता है? चवर्ग। चवर्ग कहने का मतलब च, छ, ज, झ, य, इसमें 5 हो गए। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, य और स। मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा समझ लें, जैसा ही मूर्धा वाले बात आएगा, मूर्धा याद करेंगे, और मूर्धा जो पक्षी जानवर आदि मर जाता है तो वह उलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, गिर जाता है। तो उसी हिसाब से समझ लेंगे टवर्क का जो उच्चारण होता है ना, ये मूर्धा जो होता है जीभ उलटने पर ही आता है। जैसे टवर्क बोल के देखिए, बिना जीभ उल्टे हुए कोर पर, मुंह पर जीभ का जो कोर है वह बिना उल्टे हुए बोला ही नहीं सकता है। जीभ उलट के बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो इस तरह से जीभ उलट करके बोला गया तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। याद रखें, मूर्धा नहीं, मूर्धा। उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। रीम, र, मूर्धन्य श, ये भी जीभ उलट के ही बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स बोला जाता है। और अधिकतर हम लोग बचपन से ही पढ़ते रहे तालव्य स, यानी तालु से, मूर्धन्य स यानी कि मूर्धा से। तो क्वेश्चन दे देगा कि ड का उच्चारण स्थान है, इस तरह से ड का उच्चारण स्थान है, तो ड का उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा? मूर्धा। दंत वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है। कहाँ से? दांत से। अब दांत से होता है जैसे तवर्ग, त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण कहाँ से हो गया? दांत से। ल, और स। तो जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे कौन वर्ण? दंत वर्ण कहेंगे। ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से, यानी कि बिना ओठ सटाए हुए उच्चारण हो ही नहीं सकता है। जैसे कौन कौन ओठ से हो जाएगा? पवर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म। तो बिना ओठ सटाए हुए पवर्ग तो बोला ही नहीं सकता है। ऊ, दीर्घ ऊ, इस तरह से।
नासिक, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है उसको बोला जाता है नासिक। कौन कौन? तो जितने भी वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस सब का अंतिम अक्षर को नासिक से यानी नाकी बोला जाता है। जैसे अंग, म, थोड़ा नकिया करके बोलेंगे। जब नकिया करके बोलेंगे तो वही कौन उच्चारण उसका हो जाएगा? मुख और नासिका से, और अनुस्वार भी उसी में आ जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, व। ध्यान दिया जाएगा, व में और ब में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। व का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से, व का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से, ओठ पूरा से नहीं सट रहा है, दांत के सहयोग से वो लग रहा है कि अब सट गया लेकिन नहीं सटेगा। व और ब ओष्ठ के सट जाने से, जब सट गया तो ब, और नज़दीक जाते 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 नहीं सट पाया तब व। तो व का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से हो जाता है, अब ब का उच्चारण ओष्ठ से हो जाता है, इसलिए दोनों में अंतर है। इसको बोलने में भी शुद्धि रखेंगे, जैसे विकास, ऐसे विकास, व्यवहार, व्यवहार, ये नहीं कि इसको गलती पढ़ते हैं बहुत लोग, विकास गलत हो गया, ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व बोलेंगे। व्यवहार, वो भी गलत हो गया, व्यवहार, व यहाँ क्या बोलना है? व्यवहार, वो इसका उच्चारण करेंगे। तो हम लोग ब में और व में अंतर भी जान गए। उसके आगे देखिए कंठोष्ठ, यानी जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। कंठोष्ठ में कौन हो जाएगा? ओ, औ, कंठ तालव्य ए। तो इस तरह से हाँ, उच्चारण स्थान को हम लोग समझ गए। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज के क्लास में सभी विद्यार्थियों को ये जो बताया गया वो समझ में आया होगा, क्योंकि आमतौर पर हम व्याकरण हिंदी पढ़ाते ही नहीं हैं, लेकिन बच्चों के मांग पर आज हम शुरू किए क्लास, और क्लास अब हिंदी व्याकरण का चलेगा। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।